डिस्कशन ऑफ अभ्यास पेपर नंबर 67। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ कॉट इनवर्स 1/x। तो क्या कर लो आप, कॉट इनवर्स 1/x को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इसके इनपुट में। तो यहाँ से मुझे कॉट थीटा मिल जाएगा 1/x, है ना। तो कॉट थीटा 1/x मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 1 + x² का रूट, है ना। तो मेरे पास कॉस थीटा आ गया 1/√1 + x², राइट। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया फाइनली साइन ऑफ कॉट इनवर्स, और कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√1 + x²। यहाँ तक पहुँचे। अब क्या कर सकते हो आप, फिर से इसको कॉट इनवर्स 1/√1 + x² को थीटा एज्यूम कर लो, थीटा ये क्या अल्फा एज्यूम कर लो। तो कॉट अल्फा आ जाएगी 1/√1 + x², राइट। तो यहाँ से tan अल्फा क्या आ गया आपका, √1 + x², है ना। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, बेसिकली साइन अल्फा फाइंड करना है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, फिर से आप ट्रायंगल बना लो, इसको मैंने अल्फा एज्यूम किया था 1 + x² और ये 1 हो जाएगा √2 + x²। तो साइन अल्फा आ गया आपका √1 + x² / 2 + x²। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ i = 0 to 100π tan इनवर्स x का बॉक्स, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें tan इनवर्स x का ग्राफ आना चाहिए अब, और साथ ही साथ इसका रेंज भी आना चाहिए अब। तो हमें पता है tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2, राइट। और इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, बेसिकली ये डॉटेड लाइन है, तो इसका ग्राफ कैसे होता है ना। मतलब अगर मैं 0 से 100π की बात करूँ तो 0 कहीं ना कहीं यहाँ कहीं tan 1 भी होगा क्या, tan 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। मतलब 0, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ इंटीग्रेशन को 0 से लेके tan 1, तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर 1 के बीच रहेगा, है ना। तो बॉक्स प्रोडक्ट अपने को क्या देगा, 0। और उसके बाद आप देख सकते हो tan 1 के बाद ये वैल्यू, है ना, 1 से ज़्यादा रहेगी हमेशा, 1 से ज़्यादा। और मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/2, मतलब ये तो 2 से कम है। तो मतलब अगर मैं दूसरा लिमिट ले लूँ tan 1 से 100π तक, तो tan इनवर्स x का बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी बॉक्स प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF हो जाएगा 1, है ना। तो ये तो 0 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x tan 1 से लेकर 100π तक, राइट। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 100π माइनस tan 1, है ना। इसको क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -tan 1 को प्लस ऑफ tan ऑफ -1। तो आप देख पा रहे हो कि k क्या आ गया, यहाँ पे k आ गया 100 और p आ गया -1। अब हमें पूछा क्या गया है, k + p की वैल्यू, तो k + p कितना आ जाएगा, 99, ठीक है। और यहाँ पे GIF है, ये बॉक्स प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन का सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1, तो 1 1 चेक करना, ठीक है। तो 1 1 चेक करने का एक सिंपल सा तरीका, ग्राफ बना लो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखो, अगर वो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे कट करे तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा।
राइट। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इस ये ग्राफ ऐसे कुछ हो जाएगा। तो देखो दो जगह पे कट करेगा, तो ये इंजेक्टिव तो नहीं है ना। किस दो x पे वैल्यू क्या सेम आ रही है ना। मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या ये भी नहीं होगा। मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या ये भी दो जगह पे कट करेगा ग्राफ को, है ना। एफ एक्स नेक्स्ट ऑप्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी टू 5। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में एरर है, माइनस इन्फिनिटी टू 5 होना चाहिए। तो बेसिकली इसके दो रूट्स है 4 और 5, ठीक है ना। तो ग्राफ तो कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से 5 यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, पिछले ऑप्शन में हमें डोमेन दिया गया है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, तो अगर मैं 2 से इन्फिनिटी के तक का ग्राफ बनाऊँ, मॉड ऑफ x प्लस 1, 2 से इन्फिनिटी तक ही देखना है मुझे, मतलब 2 कहीं यहाँ होगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे राइट साइड में मुझे ये ग्राफ कंसिडर करना है। तो ऑब्वियसली राइट साइड में अगर मैं ग्राफ देखूँ 2 के बाद, तो ये ग्राफ तो इंक्रीज करता ही जा रहा है, राइट। तो कभी भी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के, तो एक ही जगह पे कट करेगा, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर। सिमिलरली सी ऑप्शन गलत आ जाएगा क्योंकि ये दो जगह पे इसको कट करेगा। सिमिलरली आप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो मैट्रिक्स दिया गया है ए एंड बी, बोला गया है ए बी इज इक्वल टू आई। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालना होगा। तो ए बी का अगर मैं प्रोडक्ट निकाल लूँ, 2 0 7 0 1 0 1 माइनस 2 1 माइनस के 14 के 7 के 0 1 0 के माइनस 4 के माइनस 2 के। तो जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस 2 के प्लस 7 के 5 के, और यहाँ आ जाएगा 0 28 और माइनस 28 0 0 0 1 0 0 10 के माइनस 2 5 के। और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0, राइट। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो के कितनी आ जाएगी, 5 के 1 के इक्वल होना चाहिए, तो मतलब के आ गया आपका 1/5, है ना। अब हमें क्या पूछा गया, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर आप मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट्स का सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 के, और आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 21 के माइनस 6 के, 21 के माइनस 6 मतलब 15 के प्लस 1। तो 15 के प्लस 1 की वैल्यू पूछी गई है, तो 15 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1 4। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिप्स का सवाल है। देखो बोला गया था लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा। पहले क्या कर लो, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, पी एस बाई पी एम का रेशियो क्या ई होता है इसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए, क्या ये 0 और 1 के बीच होगा। तो पी एस बाई पी एम मुझे क्रिएट करना है। पी एस मतलब किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप कंपेयर कर सकते हो। जब मैं 5 कॉमन निकालूँ तो यहाँ से 25 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 7 होल स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई 5 का होल स्क्वायर, और 1/4 में बाहर ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आप ध्यान से कंपेयर कर लो। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 का मॉड। तो ये क्या लग रहा है आपको, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस है ना, और यही तो, और ये लाइन कौन सी होगी, लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंपेयर करने PS बाई PM का रेशियो कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे E कितनी है, एलिप्स की सेंट्रिसिटी है 1/2, है ना। और अगर मैं फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी निकालूं तो कैसे निकालोगे, x और y की जगह क्या रख दो आप, 2 और -3। तो जैसे आप रखोगे 2 और -3 तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ -3 रख दो तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18 25 और 5 आ गया, है ना, डिस्टेंस 5 आ गया। तो हमने क्या निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी। तो कैसे आप निकालते हो, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी क्या हो जाएगी, a/e माइनस AE, और इसी की वैल्यू 5 दे रखी है क्या, है ना, और E हमें पता है 1/2 है, तो 2a माइनस a/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से a आ गया आपका, a आ गया 10/3, राइट। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, 2a, तो मेजर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा 20/3। पूछा क्या गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का लेंथ आराम से निकाल लोगे, है ना। तो माइनर एक्सिस का लेंथ कितना आ जाएगा, 5/√3, ये हो जाएगी आपकी b की वैल्यू, ठीक है। कुछ नहीं, a पता है, सेंट्रिसिटी पता है, आराम से निकाल लो, इस फार्मूला के यूज कर लो, E इज इक्वल टू C/A का फार्मूला, है ना, इससे निकल जाएगा b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है, बोला गया द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन, ठीक है। तो एक रूट कॉमन अल्फा मान लेते हैं। बोला गया द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आर इंटीजर्स इन द रेशियो 4:3। अच्छा, तो पहले इक्वेशन के दो रूट मान लेते हैं, अल्फा और 4 बीटा मान लो, और दूसरे इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा 3 बीटा, ठीक है ना। ये ध्यान देना कि दोनों दूसरे जो रूट्स है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब क्या कर लें हम, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं पहले इक्वेशन को कंपेयर करके। अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, a। सिमिलरली अगर मैं दूसरे इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकालूँ तो अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा c, एंड 3 अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना आ गया, 2 अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ, अल्फा बीटा आ गया अपना यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आ गया 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू a, राइट। तो यहाँ से क्या हम a निकाल सकते हैं आराम से, अल्फा बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ 2 तो a आ जाएगी 8, ठीक है। हमें पूछा क्या गया, देन द कॉमन रूट इज,
तो अब पूछा गया कॉमन रूट के बारे में पूछा गया है, तो निकाल लेते। ए पता है तो एक्स इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स क्या हुए, इसके दो रूट्स आ जाएंगे 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसके दो रूट्स आ गए 2 और 4। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा को 2 एज्यूम करता हूँ तो बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा को अगर 2 एज्यूम करता हूँ मैं तो इस इक्वेशन से आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा केस अगर मैं अल्फा को 4 एज्यूम करता हूँ, 4 एज्यूम करते ही तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 1/2, है ना। तो अब ध्यान से देखो, एक चीज़ अपने को देखना है, यहाँ पे बोला गया है दूसरा रूट्स जो है वो इंटीजर है। तो अगर मैं बीटा 1/2 कंसिडर करूँ, अगर मैं बीटा 1/2 कंसिडर करूँ तो 3 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, है ना। 3 बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, जो कि इंटीजर नहीं है। तो यह केस तो पॉसिबल है नहीं। पहले दूसरा केस अल्फा इज इक्वल टू 4 बीटा 1/2 पॉसिबल नहीं है। अगर अल्फा 2 बीटा 1 ले लूँ तो क्या सारे रूट्स जो है, मतलब दोनों इक्वेशंस के दूसरे रूट्स दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं, मतलब अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया द फिफ्थ एंड द 31st टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 1n माइनस 77। कुछ नहीं कर लो, फिफ्थ टर्म लिख लो, a प्लस 4d की वैल्यू दे रखी है 1 एंड a प्लस 30d की वैल्यू दे रखी है माइनस 77। इफ द kth टर्म ऑफ द गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज माइनस 17 देन द वैल्यू ऑफ k। बहुत सिंपल, करने की जरूरत नहीं है शायद। kth टर्म लिख लो आप, a प्लस k माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 17, दे रखी है। अब अपने पास दो इक्वेशन है, यहाँ से क्या कर लो आप, a और d निकाल लो। तो a और d निकाल के आप इस इक्वेशन में आप पुट कर लो। तो जैसे पुट करोगे अपने पास k आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला cot 2 थीटा दिया गया है। तो ऐसे केसेस में क्या करो, cot 2 थीटा की फार्मूला जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको tan 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 4/tan 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर को मैंने tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 से मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ न्यूमरेटर के साथ, ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जैसे आप एलसीएम लोगे और इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 2, और ये एक tan थीटा इसके साथ कैंसिल होके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा tan थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, मतलब यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो आ ही रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं दोनों को क्लब कर दूँ तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, प्लस -1, मतलब थीटा कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया अपने पास फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसमें आप ग्राफ बना लो, सबसे बेस्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका
अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमा कहाँ आएगा इसका, -b/2a पे, 1/2 पे मिनिमा आएगा, है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इधर राइट साइड में, और 1 + sin x, तो sin x का ग्राफ आप x < 0 के लिए बना लो, और उसमें एक यूनिट बस आपको ऐड करना है। तो जैसे हम लोग sin x का ग्राफ ऐसे बनाते हैं x < 0 के लिए, तो 1 यूनिट ऐड हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ऐसे फिर ये आगे भी ऐसा कुछ कन्वर्ट होता जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो पूछा गया देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा सही है। 2 टाइम्स ऑफ fx = 1, मतलब fx = 1/2 मैं कंसिडर कर लूँ। हैज़ नो रियल सॉल्यूशन इन x बिलोंग्स टू 0 to infinity। अगर मैं 0 से इन्फिनिटी मतलब राइट साइड में देखूँ तो fx = 1/2 कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसने बोला। तो क्या कर लो आप, मिनिमम वैल्यू यहाँ निकाल लो। तो इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कौन से x पर आएगी, x बराबर 1/2 पे। तो 1/2 रखते ही क्या कितना आ जा रहा है, 1/4 - 1/2 + 1, तो ये आ गया आपका -1/4 3/4, राइट। तो fx = 1/2, तो ये तो 1/2 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसके कोई सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। fx इज इंक्रीजिंग x बिलोंग्स टू 2 to π, 2 कहीं यहाँ है और 2 से लेके पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रही है, भी सही स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली 0 से 1/2, 0 से 1/2 के बीच फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, आपको दिख भी रहा है ग्राफ में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ 50 नंबर्स इज 38। सिंपल, मतलब x1 + x2 अप टू x50 by 50 इज इक्वल टू 38, ठीक है। मतलब समेशन xi कितना आ जाएगा, 50 × 38, तो ये आ जाएगा आपका 5 50 15 19 1900। उसके बाद क्या बोला गया, इफ 2 numbers of the set namely 60 and 40 are discarded then the arithmetic mean of the remaining set। क्या कर लो, 2 नंबर्स बस आपको, ये क्या है, सारे एलिमेंट्स का सम है 1900, तो 2 एलिमेंट्स आपको हटाने, मतलब 100, ये सम कितना है 100, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये नया वाला क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा। अच्छा ये अरिथमेटिक नहीं, अभी हम लोगों ने समेशन xi निकाला 1800, अब 2 एलिमेंट कम भी हो गए, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 50 से 48 हो गए। तो अगर मैं मीन की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 48, कैंसिल कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 37.5, चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 बोलेगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, जेई एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है मैक्स वाले सवाल, तो अच्छे से आप कर लो। बोला गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ x², x⁴। सोचो, और बोला गया 0 से 1 के बीच में आपको देखना है, तो सोचो 0 से 1 के बीच में अब कोई भी नंबर लोगे फ्रैक्शन, तो कौन मैक्सिमम कौन होगा, ऑब्वियसली x², जितने मैक्सिमम पावर होगे तो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी, तो y इज इक्वल टू x² अपने को कंसिडर करना है 0 से 1 के बीच में, x⁴ को आप भूल जाओ। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 लाइन बनाना आता है, एंड द y एक्सिस, मतलब क्या एरिया आ जाएगा हमारा ये, है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट कर लो, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये पॉइंट आ गया आपका y वाला पॉइंट 1 है, तो x वाला पॉइंट भी 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेट्स हो जाएगा 0 to 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व है y इज इक्वल टू 1 माइनस लोअर कर्व x² dx, इसको इंटीग्रेट कर लो बस अब, x - x³/3 फ्रॉम 0 to 1, तो ये कितना आ जाएगा 2/3,
मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप क्या कर लो, dx को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर लो, दिख जाएगा आपको। ऑब्वियसली दिख रहा है पैराबोला है, इंटीग्रेट करते ही एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया, इफ m एंड n आर नॉन पैरेलल यूनिट वेक्टर्स, ध्यान देना m और n यूनिट वेक्टर्स है, r इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू m एंड n। अच्छा ठीक है, और बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ r इज 5, ठीक है, एंड मॉड ऑफ m प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, तो अब क्या कर लो, अब मान लेते हैं m और n के बीच का एंगल है, लेट से थीटा सपोज कर लेते हैं। अब m प्लस n का स्क्वायर दे रखा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसको ओपन करोगे तो m क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो मैंने यूज किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा m और n के बीच का एंगल है, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा आपका 1/2, 2 से 2 कैंसिल, टेन थीटा आ गया 1/2। तो टेन थीटा 1/2 आ गया, तो अब हमने क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एम एन आर का स्क्वायर। तो एम एन आर का बॉक्स प्रोडक्ट कैसे लिखते हो, एम क्रॉस एन डॉट आर। अगर मैं बॉक्स ऑफ एम एन आर निकालूँ तो ये होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा गया, स्क्वायर लास्ट में कर लेंगे हम। तो m क्रॉस n हमें पता है कि दोनों यूनिट वेक्टर है, तो m क्रॉस n क्या हो जाएगा, एम एन साइन थीटा, टेन थीटा पता है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√5। और r के साथ आपको डॉट भी लेना है, r का मैग्नीट्यूड 5 है, तो मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट भी ले रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 1/√5 इंटू 5 है ना मैग्नीट्यूड। और फाइनली अगर मैं स्क्वायर भी कर दूँ इसका, ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर मतलब 5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 3D का सवाल है। बोला गया है अपने पास दो प्लेन है, दिस एंड दिस, एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इन 3D स्पेस इज दिस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 एंड द लाइन ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझो, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन जो है वो अपने को एक लाइन मिलने वाला है ना, इसलिए पूछा गया है। और उस लाइन का डिस्टेंस हमें क्या, ए बी से, लेट से P1 और P2 का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट से इसको हम लोग L1 बोल देते हैं, तो हमें L1 और AB के बीच का डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में AB का पैरेलल वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और अगर आप P1 का, अगर आप नॉर्मल वेक्टर प्लेन 1 का अगर आप नॉर्मल वेक्टर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब सोचो अगर आप इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आएगा आपका 0, 3j कैप प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो -3 प्लस 3, क्या ये 0 आ रहा है, मतलब क्या ये नॉर्मल वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन किसके पैरेलल हुआ, प्लेन इस लाइन के पैरेलल हुआ।
मतलब P1 इज पैरेलल टू द लाइन AB। तो डिस्टेंस, अब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? एक पॉइंट ले लो लाइन पे, पॉइंट कौन सा हो जाएगा 1, 3, 4 और प्लेन 1 से डिस्टेंस निकाल लो, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 3 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 14/√10। 14/√10 कोई ऑप्शन है? अच्छा सिंप्लीफाई कर लो, 14/√10 तो ये हो जाएगा 7 इंटू √2/5। ठीक है, 7 इंटू √2/5 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। अपने पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और मैट्रिक्स बी कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है। अगर आप मैट्रिक्स बी को अच्छे से देखोगे तो मैं क्या ई कॉमन निकालूँ तो 1 + 3a + 3a² + a³ दिख रहा है। क्या आपको कुछ फील आ रहा है? ये a + b का होल क्यूब लिखा हुआ है, और a क्या है? a कुछ नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली i + a का होल क्यूब है ना। अब बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ b = 8, तो अगर मैं मॉड ले लूँ तो मॉड b ये क्या हो जाएगा, मॉड a एंड मॉड ऑफ i + a का होल क्यूब। i + a निकाल सकते हो, मतलब अगर मैं i + a की बात करूँ तो a मैट्रिक्स में क्या करना है, मुझे डायगोनल एलिमेंट्स में वर्ड ऐड करना होगा बस। 1 + cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा + 1, राइट। तो 1 + a का अगर आप मॉड निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, मॉड b = 8, और मॉड a कितना आ जाएगा आपको, मॉड a मतलब cos² अल्फा + sin² अल्फा 1 + a का इसका मॉड निकाल लो। इसका मॉड जब आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 1 + cos अल्फा का स्क्वायर + sin² अल्फा, मतलब 2 + 2 cos अल्फा, और फाइनली इसका क्यूब कर लो। तो उसको सॉल्व करते ही क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो 8 के साथ कैंसिल हो जा रहा है, तो 1 + cos अल्फा का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, cos अल्फा 0 आ रहा है। तो cos अल्फा 0, तो पूछा गया है देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन 0 to 10π। तो cos अल्फा 0 एक साइकिल में कितने बार होगा, 2 बार, π/2 और 3π/2 पे, मतलब 5 साइकिल की बात पूछी गई है, तो 5 साइकिल में 10 बार 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल क्वेश्चन, पिछले 2 टर्म से हम लोग करते आ रहे हैं। क्या कर लो, आप ट्रूथ टेबल बना लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से मैं करके दिखा देता हूँ, फाइनल आंसर आप बताओगे। ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, राइट। नेगेशन पी निकाल लो, नेगेशन ऑफ पी कितना हो जाएगा, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, है ना। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, पी एंड क्यू चाहिए, सॉरी पी और क्यू चाहिए। तो पी और क्यू में क्या हो जाएगा, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू और ये फॉल्स। फिर नॉट पी एंड क्यू की बात की गई है, नॉट पी एंड क्यू में अगर मैं देखूँ तो ये पहला फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आप क्या कर लो, इसका नेगेशन ले लो, फिर दोनों का और ले लो, फाइनल आंसर आप मुझे बताओगे पूरा सॉल्व करके। ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस एनक्लोज बाय द लाइंस दिस बी 2 स्क्वायर यूनिट्स देन एन के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली ये क्या है लिखा हुआ है, ये बेसिकली चार इक्वेशन x प्लस वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस सॉरी ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 और चौथा x माइनस वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0। अपने पास चार इक्वेशन है और रोम्बस के एरिया पूछा गया। तो अब क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आपको चारों पॉइंट्स मिल जाएंगे, सिंपल है। तो जब मैंने सॉल्व किया तो इसको और इसको सॉल्व करो तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, x इज इक्वल टू 0 माइनस एन, दूसरा पॉइंट हो जाएगा माइनस एन कॉमा 0, तीसरा पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा एन, चौथा हो जाएगा n कॉमा 0। ठीक है, आपके पास चारों पॉइंट्स आ गए तो रोम्बस के एरिया आराम से आ जाएगा, हाफ 2n इंटू 2n, मतलब कितना आया एरिया, ये आ गया आपका 2n स्क्वायर, और एरिया हमें दे रखा है 2 के इक्वल है, मतलब n स्क्वायर कितना आया, n स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू द पैराबोला दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 का स्क्वायर, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 ऐड करके, तो अब ये क्या बन जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको वर्टेक्स दिख रहा होगा 3 कॉमा माइनस 3 अपना वर्टेक्स आ गया। अब क्या बोला गया है, जस्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ओरिजिन टू द वर्टेक्स, ओरिजिन से वर्टेक्स का अगर मैं स्लोप निकालूं क्या उसके परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ओरिजिन को और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -1, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, नॉर्मल का स्लोप हो गया 1। अब पूछा गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिंपल। अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल का स्लोप मुझे पता है और वो किससे पास करेगी, 3 कॉमा माइनस 3 से पास करेगी, तो इक्वेशन कैसे लिख लोगे आप, अच्छा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला दिस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे अब इसके लिए नॉर्मल का सॉरी इस पैराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप 1 टू y प्लस 3 माइनस 2/4 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 क्यूब। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिए, नॉर्मल टू द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या करना होगा, कुछ नहीं, आपको बस वर्टेक्स को शिफ्ट करना होगा, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 4y माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सिंपल सा क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का बोला गया है TR जो है वो इसका RF टर्म को डिनोट करता है, T3/T2 का रेशियो है। अब क्या कर लो, T3/T2 निकाल लो। T3 कैसे लिखोगे, NC2 फर्स्ट टर्म 2 की पावर x के पावर n-2, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 1/4x 4 की पावर x पूरे की पावर 2 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा NC1 2x की पावर n-1 एंड 1/4 की पावर x की पावर 1, इसका रेशियो दे रखा है 7। अब क्या कर लो, इसको आप सॉल्व करना होगा बस। ये क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है।
इस इक्वेशन को 1 बोल दूँ, और क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, एंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म इज 36. सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 36 दे रखा है. ठीक है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा उसका NC1, इसका कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा NC2, इसका सम है 36. ये दूसरा इक्वेशन. क्या हमारे पास दो इक्वेशन है, इजीली हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों इक्वेशन से n में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको इक्वेशन 2 से n की वैल्यू मिल जाएगी. NC1 मतलब n और NC2 मतलब n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लो तो n आ जाएगी 8 एंड -9. -9 तो हो नहीं सकता, n आ गया 8, तो n जब 8 आ गया, अब क्या कर लो, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, तो वहाँ से आपको x मिल जाएगा -1/3. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. सिंपल है क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का. द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस इज सेटिस्फाइड आर. कुछ नहीं करना, आपको बेसिक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए. क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल करते हो, मतलब रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करोगे. तो यहाँ से अगर मैं रियल पार्ट को कंपेयर करूँ तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा. राइट साइड में रियल पार्ट है 3 + 1 4, पहला इक्वेशन, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा -5 + 2y. ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5. ये रहा अपना दूसरा इक्वेशन. ठीक है, तो अब क्या करना होगा, यहाँ से क्या कर लो, आप x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, या फिर y की वैल्यू यूज़ कर लो. सिंपल है. अब यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू +-2 एंड y की वैल्यू आ जाएंगे 3,1/3. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फंक्शनल इक्वेशन के बेस्ड. देखो दे रखा है एक अपने पास एक रिलेशन है 2 टाइम्स ऑफ f(x + y) इज इक्वल टू f(x) इंटू f(y), राइट. f' 0 दे रखा है और f(4) f'4 पूछा गया. क्या करो, आप बेसिक डेफिनेशन पे जाओ. डेरिवेटिव आप कैसे लिखते हो, f'4 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a + h, मतलब a कितना है 4, f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a मतलब 4 डिवाइडेड बाय h. अब देखो मैं इसको यूज़ करूँगा, f ऑफ 4 + h यहाँ से यूज़ करूँगा, तो इसके लिए आगे यहाँ 2 लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पहले. तो 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ h, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 4 + h, x दरअसल यहाँ 4 है और y की जगह पे क्या हो जाएगा h, तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y में बदल जाएगा. तो f ऑफ 4 इंटू f ऑफ h में ये कन्वर्ट हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 4, मतलब क्या यहाँ पे मैं f ऑफ 4 रख लूँ. ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ 2h दे रखा है. ठीक है, अब ध्यान से कंपेयर करो. अब थोड़ा यहाँ ध्यान समझो, क्या इस 4 को मैं 4 + 0 भी लिख सकता हूँ. क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं f ऑफ 4 जो है वो कॉमन आ जाए और एक स्पेशल लिमिट बन जाए. देखो 4 + 0 अगर मैं लिखूँ तो इस प्रॉपर्टी को मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ. 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 4 + 0, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 4 इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ 4 इंटू f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2h. राइट, तो f ऑफ 4 कॉमन आ गया और f ऑफ 4 की वैल्यू 25 है, तो 25/2, और यहाँ क्या बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, मतलब ये क्या बन गया, एफ डैश जीरो बन गया। अगर मैं एफ ऑफ फोर कॉमन निकालूँ तो क्या रह जाएगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, मतलब ये क्या है बेसिकली, एफ डैश जीरो ही तो लिखा हुआ है, वही लिखा मैंने। 25/2 इंटू एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें पता है 3, तो ये कितना आ गया 75/2, मतलब 37.5। तो आंसर हो जाएगा फाइनल 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन। बोला गया इफ द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर, मतलब मुझे 7 डिजिट नंबर बनाने हैं, हुज सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10, ठीक है, विच इज फॉर्म बाय यूजिंग 1 2 एंड 3 ओनली इज के, ठीक है, मुझे सिर्फ 1 2 और 3 यूज करके बनाने हैं। तो सोचो आप कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एक तो मैं क्या कर लूँ, 1 1 1 इसको 5 टाइम यूज कर लेता हूँ, और 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, तो क्या सम 10 आ गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, अगर मैं 2 बार 3 लूँ तो कभी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। अगर मैं 2 टाइम्स 2 को ले लूँ तो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, नहीं। 3 टाइम्स अगर मैं 4 टाइम्स 1 को ले लूँ और 3 टाइम्स को 2 को ले लूँ तो क्या ये सम 10 आ जाएगा, हाँ, क्या यही दो पॉसिबिलिटी है। तो इसका ही अरेंजमेंट करना है। आप टोटल कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ कितने 1 कितने बार रिपीट कर रहा है 5 टाइम्स, 5 फैक्टोरियल प्लस ये केस 1 था, ये केस 2 है। तो आपको पता है केस लेते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। दूसरे से कितने केस बन जाएंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 4 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल, 2 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो ये 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, मतलब 7 6 42 प्लस 35, तो ये कितना हो जाएगा 77, मतलब के आ गया 77। तो के अपने को पूछा गया के प्लस 46/100, तो के प्लस 46/100, देखो के प्लस 77 सॉरी के प्लस 46/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 123/100, मतलब आंसर आ जाएगा 1.23, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 2 केसेस लेने थे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन का सवाल है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 5 ln x, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर ln x की पावर 5, और ये लिखा हुआ है डिवाइडेड में 1 प्लस x की पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इन दोनों को एक्सचेंज किया जा सकता है, x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 6, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल 1 प्लस एक्स की पावर 6 को t मान लो, ऊपर इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, तो डेरिवेटिव इसको t मानते हैं, इसका ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो i कितना आ जाएगा 1/6 ln ऑफ x की पावर 6 प्लस 1 प्लस c। तो हमें क्या पूछा गया है, if the integral this is equal to this plus c where c the constant of integration then 1 by lambda और lambda कहीं मेंशन है ही नहीं, lambda पता नहीं, lambda क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट है, lambda उन्होंने मेंशन किया नहीं है। जो भी हो इंटीग्रेशन हो गया, तो उसके अगर क्वेश्चन करेक्ट होता तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन मैच कर लेना। क्वेश्चन इनकरेक्ट है क्योंकि लैम्डा उन्होंने मेंशन किया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। बोला गया विपिन एंड सुवम आर प्लेइंग ए गेम विद ए कॉइन दैट कम्स अप हेड्स विद प्रोबेबिलिटी p। अच्छा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे रखी है p है, तो सॉरी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस p। और उन्होंने क्या बोला, दे टेक टर्न्स फ्लिपिंग द कॉइन टिल वन ऑफ देम विंस। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने क्लास में ही करवाया। इसमें मैंने 3 केसेस लिए थे ए बी एंड सी, और सबके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाला था। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे विपिन और शुभम कर दिया गया है। तो उन्होंने क्या बोला, दे टेक
टर्न्स फ्लिपिंग द कॉइन अंटिल वन ऑफ देम विन्स, मतलब तब तक हम लोग टॉसिंग करेंगे जब तक कोई जीत ना जाए। विथ विपिन गोइंग फर्स्ट, तो विपिन पहले आता है टॉस करने के लिए, राइट। विपिन विन्स, विपिन कब जीतता है? जब कॉइन में हेड आ जाए। और शुभम कब जीतेगा? जब टेल आ जाए। गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विपिन विनिंग द गेम इज 1/2, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, चलो विपिन के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। विपिन कब जीतेगा? जब या तो जैसे मान लो पहली बार टॉस किया विपिन ने, स्टार्ट इसी से हो रहा है, तो पहले बार में ही हेड आ जाए, है ना, तो ये जीत जाएगा। या तो क्या हो सकता है दूसरा केस, तो केसेस जब हम लोग लेते हैं तो क्या ऐड करते हैं, पहले बार में क्या आ गया हो? विपिन का टेल आ गया हो। अब जिताना हमें विपिन को है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विपिन विंस। तो जब दूसरे बार जब शुभम कॉइन को टॉस करेगा तो उसका क्या आना चाहिए? टेल नहीं आना चाहिए। अगर वो टेल आया तो वो जीत जाएगा। तो हमें किसको जिताना है? विपिन को। तो क्या आना चाहिए? दूसरे बार भी हेड, तीसरी बार जब विपिन कॉइन को टॉस करे तो फिर हेड आ जाए, तब जीत जाएगा ये। कि ऐसे ही चलता जाएगा, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर हेड। क्या ये चलता जाएगा? इन्फानाइट जीपी बन जाएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - p इंटू पी स्क्वायर, प्लस अब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, सॉरी पी क्यूब एंड सो ऑन। देखो आप अच्छे से देखोगे तो कंपेयर करोगे तो ये एक जीपी बन गया, है ना। और इसका सम कितना दे रखा है? सम है इसका 1/2 के इक्वल। तो इन्फानाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 - r। आर कितना है यहाँ पे? आर कितना हो जाएगा आपका? 1/p इंटू 1 - p, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, सब चीज़ हम लोगों ने ठीक किया। p प्लस ठीक है, सॉरी ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1 - p इंटू p/1 आर हो जाएगा ये सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हो आर इन्फानाइट जीपी के लिए क्या -1 और 1 के बीच होना चाहिए। ऑब्वियसली ये दिख भी रहा है ना। तो आप क्या करोगे? a/1 - r फॉर्मूला आपको पता है, a/1 - r। तो r क्या हो जाएगा? p इंटू 1 - p इज इक्वल टू 1/2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया? क्वाड्रेटिक आ जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप p निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस √5/2। तो 3 प्लस √5/2 हो नहीं सकता, क्योंकि p जो है एक प्रोबेबिलिटी है और ये 0 और 1 के बीच होनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस √5/2। देखो अब यहाँ तक कर लोगे, उसके बाद भी एक प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कि p की वैल्यू k टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 162 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो, p की वैल्यू आई थी 3 माइनस √5/2। अब साइन स्क्वायर 162 डिग्री, अब ये कैसे सोचोगे? अब ये ध्यान से सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 162 मतलब 180 माइनस 18 लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 18 मतलब साइन 18 डिग्री के में मुझे कन्वर्ट करना होगा इसे, ठीक है। तो आपको पता होगा साइन 18 डिग्री कितनी होती है? √5 माइनस 1/4, है ना। तो इसको मैं थोड़े अच्छे से इससे कंपेयर करूँ p की वैल्यू इससे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, है ना। साइन 18 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इंटू p इंटू k इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2, है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। सिंपल है। स्क्वायर करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और k आ जाएगा आपका 4। तो मुझे क्या पूछा गया है? k/10 की वैल्यू, तो k/10 आ जाएगा 0.4। अच्छा क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बोला गया इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट इन सच ए वे द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 8 यूनिट। सिंपल क्वेश्चन,
2 सर्कल्स है, कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये होगा, है ना। कॉमन कॉर्ड का लेंथ दे रखा है 8, तो कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, याद करो ये किसका सवाल है, फैमिली ऑफ सर्कल्स का। ये S1 इज इक्वल टू 0 मान लो, तो ये S2 इज इक्वल टू 0, तो कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, फर्स्ट माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस 2AX प्लस A स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस B स्क्वायर प्लस 2BY इज इक्वल टू 25 माइनस 16, मतलब ये हो जाएगा 9, राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब थोड़ा ध्यान से, उन्होंने क्या पूछा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। अब अच्छे से कंपेयर करोगे तो सोचो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अच्छे से कंपेयर करो, क्या ये 0,B से पास करेगी, 0,B से पास करेगी, अच्छे से देखो। अगर मैं 0 x के जगह रखूँ तो A स्क्वायर और y के जगह B रखूँ तो B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक मिनट, क्या ये वैलिड हो पा रहा है, 0 और B से क्या हमारी कॉमन कोड पास करेगी, 0 और B से पास करेगी या फिर A,0 से पास करेगी, चेक कर लेते हैं। x minus a का square plus y square is equal to 25, intersect this in such a way that the length of the common chord is 8 units and find the value of a square plus b square। ठीक है, या तो आप क्या कर लो, सिंपल है, इसका सेंटर कितना है, A,0 और दूसरे का सेंटर क्या है, 0,B। ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ द कॉमन कोड जो है उसका लेंथ हमें दे रखा है 8 यूनिट्स, मतलब इसका लेंथ दे रखा है, राइट। तो अब सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो क्या मुझे इसका स्लोप पता है, इसका AB का स्लोप कितना हो जाएगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल पा रहा, तो AB का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट, माइनस B बाई। तो कोड का स्लोप कितना हो जाएगा, कोड का इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है, तो कोड का स्लोप हो जाएगा A बाई B, है ना। तो अब यहाँ से क्या कर लो, कंपेयर कर लो, ठीक है, और अब इस इक्वेशंस को यूज़ कर लो, ये जो कॉमन कोड जो है उसका लेंथ है 8 यूनिट, तो ये क्या, इसको 8 यूनिट, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर लो और इसको यूज़ करना होगा, कॉमन कोड की लेंथ जो है वो 8 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना डिस्कशन कंप्लीट होता हुआ, अगर मैं पूरा एनालिसिस बताऊँ पेपर का, तो पेपर तो मुझे आसान लगा। अगर आपने टेस्ट दिया इस पेपर का तो 25 में से कम आपके मिनिमम 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब कम से कम आपके 60 नंबर से ऊपर आने चाहिए इस पेपर में। वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे और जो चैप्टर्स अच्छे थे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, PNC, और उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान थे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए अभ्यास पेपर के साथ। थैंक यू।